चैप्टर 1 का हमने प्रीफेस तो पढ़ ही लिया है समाज एवं शिक्षा का। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इस पे क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आए थे, वो सभी पॉइंट्स के बारे में भी बात करते हैं हम लोग कि उन पॉइंट्स से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और इम्पोर्टेंट जो वर्डिंग है, जो की वर्ड्स हैं, उनको कैसे याद रखना है और वो किससे संबंधित हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे तो भाषा की संरचना की, कि भाषा की जो संरचना है, भाषा की संरचना जो है वो किससे बनती है। तो हम सीधा सीधा दो बात कहेंगे इसमें, ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक तो शब्दकोश हुआ, दूसरा इसमें आपका हुआ व्याकरण। किसी भी भाषा में जो है तो शब्दकोश बहुत जरूरी होता है, साथ ही साथ व्याकरण यानी कि नियमबद्ध होना उसका बहुत जरूरी है। तो हम ये कहेंगे कि व्याकरण और शब्दकोश, इन दो चीज़ों से मिलकर ये भाषा बनती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है वो उसकी बात हम करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि भाषा की जो दृष्टि से, जब वैसे नहीं कहेंगे क्योंकि एक तो वयस्क होना होता है कि 18 साल का वयस्क हो जाता है, उसको बोलते हैं वयस्क होना। लेकिन भाषा की दृष्टि से अगर कोई इंसान वयस्क कहलाया जाता है तो वो 4 वर्ष की अवस्था होती है, कि 4 वर्ष की अवस्था से भाषा की दृष्टि से अगर देखा जाए, भाषा की दृष्टि से 4 वर्षों की अवस्था में वयस्क हो जाता है। 4 वर्षों की अवस्था में वयस्क हो जाता है। चाहे वो कोई भी भौगोलिक स्थिति हो, अगर हम कहें कि वो इंडिया में ही ऐसा हो रहा है कि नहीं, लेकिन कोई भी भौगोलिक स्थिति हो यानी कहीं भी रहता हो, तो वो 4 वर्ष का अगर है तो भाषा की दृष्टि से वो वयस्क कहलाएगा। और जो सेकंड पॉइंट है इसका थर्ड पॉइंट जो है उसकी अगर हम बात करें तो वो ये है कि इंसान की जो है कई पहचान होती है, लेकिन भाषा की दृष्टि यानी इस बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो ये है कि इंसान की पहचान यही नहीं है कि उसका नाम क्या है, कुछ और क्या है। भाषा की दृष्टि से बात करें तो बहुभाषित होना भी उसकी एक पहचान है। तो इंसान की अनेक पहचान है, इंसान की उसका बहुभाषित होना भी एक पहचान है। क्या होना उसका एक पहचान है? बहुभाषित होना। ठीक है, ये नहीं कि वो कहाँ रहता है, क्या नाम है, क्या आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड वगैरह, उससे संबंधित नहीं है। भाषा की उसी से देखना है कि भाषा के संबंध में भी उसकी एक बात करेंगे हम। ठीक है, अब एक और पॉइंट है इसमें, अगर हम बात करें भाषा वैज्ञानिक जो होते हैं, जो लोग भाषा पे रिसर्च करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। वो इसको सिर्फ ना भाषा को सिर्फ शब्दकोश और व्याकरण का ही योग मानते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं मानते उसको। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि भाषा वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसी भी जो भाषा होती है उसमें जो स्वर ध्वनियाँ होती हैं वो कितनी मैक्सिमम होती है, कितनी मिनिमम होती हैं। एक और पॉइंट है ये वाला, इसकी बात करते हैं। किसी भाषा में स्वर ध्वनियाँ जो होती हैं, हम अगर बात करें अधिकतम कितनी होती है, ध्यान रखिए, स्वर अधिकतम और न्यूनतम।
अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और न्यूनतम मतलब कम से कम। तो अधिकतम किसी भी भाषा में स्वर की जो ध्वनियाँ होती हैं वो मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं 20, और न्यूनतम कितनी हो सकती है 3। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ साथ हम ये बात करेंगे हिंदी, किसी भी भाषा में स्वर ध्वनियाँ जो होती हैं वो अधिकतम 20 हो सकती हैं, न्यूनतम 3 हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम हिंदी में बात करते हैं ध्वनियाँ कितनी हैं, जिसमें ध्वनियाँ यानी ध्वनियाँ का मतलब है स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं, ठीक है। तो हम हिंदी में बात करेंगे। हिंदी में स्वर जो होते हैं वो और व्यंजन दोनों कितने होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, स्वर जो होते हैं वो 10 होते हैं और व्यंजन जो होते हैं कुल मिलाकर वो 33 होते हैं। किसमें, हिंदी में। यह हम बात करें सिर्फ हिंदी की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, कभी भी फंस सकता है, फंस गया तो फिर नहीं अगर आएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम अब आगे की बात करते हैं, एक और पॉइंट है, अगर हम ये तो हिंदी की बात हो गई, और इसके साथ साथ हम एक और बात करते हैं कि आम भाषाओं में ध्वनियों की संख्या कुल मिलाकर मैक्सिमम कितनी हो सकती है। ये तो हिंदी की बात है। जो भी आम भाषाएं हैं, आगे बात करते हैं हम कि ये तो हिंदी की बात की अभी हमने, हम जानेंगे कि आम भाषाओं में ध्वनियों की संख्या कुल मिलाकर कितनी से कितनी तक हो सकती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आम भाषाओं में ध्वनियों की जो संख्याएं हैं कुल मिलाकर 50 से 60 तक हो सकती है, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम बात करें जाएं करते हैं अगर कि कितनी दूरी पर, जैसे एक क्वेश्चन आया था मुझे अभी भी याद है कि कितनी किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले जो समूह हैं उनकी भाषाओं में अधिकतम अंतर और न्यूनतम अंतर किस स्तर पर होता है, ठीक है। तो इसी बारे में बात करते हैं। एक और पॉइंट है, अभी लिख लेते हैं। प्रत्येक 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले समूह की भाषाओं में जो अंतर है अधिकतम वो ध्वनि के स्तर पर होता है। प्रत्येक 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले समूह की भाषाओं में अधिकतम अंतर जो मिलता है ध्वनियों के स्तर पर मिलता है, ठीक है। यह भी हमारा क्लियर हो गया कि कितने किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई पूछे तो भाषाओं में कैसा अंतर है, तो हम सीधा पहली बात तो ये होगी कि वो जो अंतर होगा वो ध्वनियों के स्तर पर होगा, यानी कि जो हमें सुनाई पड़ रहा है उस पर बेसिस पे होगा, ठीक है। अब हम बात करें कि भाषा का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि भाषा का निर्माण करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, इसका चरण ही लिख लेते हैं कि चरण क्या है इसके, भाषा का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले तो भाषा का निर्माण करने के लिए लोग चाहिए होते हैं। तो अगर मैं कहूं कि पहले लोग आते हैं, लोग मिलते हैं, उसके बाद समाज बनता है, ठीक है। समाज बनता है, समाज बनने के बाद जो होता है कि ये सब लोग आपस में मिलजुल कर एक भाषा का निर्माण करते हैं। मिलजुल कर क्या करते हैं, भाषा का निर्माण करते हैं। तो ये भी हमें क्लियर हो गया कि भाषा का निर्माण कैसे होता है।
तो सबसे पहले क्या होता है, सब ये नहीं कहेंगे कि पहले समाज होता है, नहीं, पहले लोग मिलते हैं, उसके बाद वो समाज बनाते हैं, उसके बाद भाषा का निर्माण किया जाता है। भाषा में एक और चीज़ है कि हम कि कैसे कहा जाए कि भाषा एक नियमबद्ध है और एक व्याकरण से युक्त है। तो हम ये कहेंगे भाषा जो है वो भाषा ध्वनि, शब्द और वाक्य और बातचीत के स्तर पर पूरी तरह नियमबद्ध होती है। अगर भाषा की जो पहचान अगर हम कहेंगे ये भाषा है, तो भाषा की पहचान यही है कि भाषा जो है, भाषा अगर मैं कहूँ इसको कि ध्वनि, शब्द और वाक्य, भाषा ध्वनि, शब्द, वाक्य, ध्वनि, शब्द, वाक्य और बातचीत के स्तर पर, यानी कि आप कुछ भी अगर बातचीत भी कर रहे हैं तो भी वो व्याकरण युक्त होता है, जिससे आप दूसरे को समझा सके अपनी बात को। पूरी तरह नियमबद्ध होती है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो भाषा की जो है पहचान भी है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी के सभी। अगर आप चाहें तो इसको राइट डाउन कर ले, बाकी मैं एक पीडीएफ तो डाल ही दूंगा जो मैंने लिखा हुआ है। अब अगर हम एक और आगे चलते हैं, इसकी भाषा की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भाषा की प्रकृति क्या होती है। भाषा की प्रकृति, भाषा निरंतर बदलती रहती है, धीरे धीरे बदलती है। भाषा आप ये नहीं कहोगे कि मेरे जो माँ बाप की है जो भाषा थी वो मेरी भाषा अलग है उससे, नहीं। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो अगर जो हमारे दादा दादी यानी कि जो दादा दादी की जो भाषा थी वो हमसे थोड़ी सी भिन्न होगी, तो हम क्या कहेंगे, वो एक जनरेशन में गैप नहीं आता है भाषा में, भाषा में 2 या 3 जनरेशन के बाद आता है। तो हम क्या कहेंगे, भाषा में जो अंतर आता है, जो बदलती रहती है, वो धीरे धीरे बदलती है। ठीक है, तो हम भाषा की प्रकृति क्या कहें, भाषा की प्रकृति कैसी है, भाषा की प्रकृति भाषा निरंतर बदलती रहती है, निरंतर बदलती रहती है, परंतु यह जो बदलाव होगा बहुत धीरे धीरे होता है। जो उदाहरण की अगर बात की जाए तो दादा दादी की जो भाषा है, की भाषा जो है पोते की भाषा पोता पोती से अलग होती है। तो ये भी पता लग गया कि भाषा की प्रकृति क्या है, भाषा बदलती रहती है, लेकिन ये जो चेंज आएगा वो बहुत धीरे धीरे आएगा। वो इतना धीरे धीरे आएगा कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं, बल्कि एक जनरेशन गैप के बाद आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, भाषा की प्रकृति निरंतर बदलाव वाली है। एक और जो की वर्ड है वो है, अगर हम कहें कि कोई भाषा माननीकृत है, क्या है, माननीकृत भाषा है, तो वो माननीकृत से क्या मतलब है हमारा, वो हमारा मतलब क्या है, माननीकृत से हमारा मतलब है कि भाषा का नियमबद्ध होना। क्या होना, भाषा का नियमबद्ध होना। नियमबद्ध का मतलब व्याकरण युक्त। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि वो नियमबद्ध है, या चाहे वो शब्द के स्तर पर हो, वाक्य के स्तर पर हो, तो
उसका नियमबद्ध होना ही उस भाषा को माननीकृत बनाता है। ठीक है, अब हमारी बात एक और आती है कि भाषा की जो ध्वनि व्यवस्था है वो क्या है। ठीक है, भाषा की ध्वनि व्यवस्था में हम बात करेंगे जैसे स्वर व व्यंजन होना ध्वनि व्यवस्था में ही आता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं बहुत, और ये बहुत कम भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे कम जो स्वर हैं वो हैं 3 है, और अधिकतम जो है वो 20 है, और व्यंजनों की संख्या 8 से 10 भी हो सकती है, और 50-60 तक ये जा सकते हैं। तो कुल मिला के क्या होता है, भाषा की जो ध्वनि व्यवस्था है, अगर हम बात करें भाषा की ध्वनि व्यवस्था, तो इसमें क्या आते हैं, सबसे पहले क्या आता है, हम कहेंगे स्वर भी आते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन, अगर हम स्वर क्या कहें, ये जो होते हैं दोनों ही, ये दोनों ही बहुत कम भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। अब हमें बात कही जाए कि स्वर कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, तो हम क्या कहें, मिनिमम और मैक्सिमम। तो स्वर जो है न्यूनतम, हमने बात कर चुके हैं इस बारे में, पहले ही पढ़ लिया पॉइंट। न्यूनतम कितने हैं, न्यूनतम स्वर जो न्यूनतम है वो 3 हो सकते हैं, और अधिकतम, न्यूनतम तो 0-3 और अधिकतम 20 हो सकते हैं किसी भी भाषा में। ये बात हिंदी की नहीं है, किसी भी भाषा में। अब हम बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन अधिकतम कितने होंगे और न्यूनतम कितने होंगे। तो व्यंजन न्यूनतम और अधिकतम, ये सभी भाषाओं का एक वो है कि ये नहीं कि अपने हिंदी की बात कर रहे हैं, कोई भी भाषा है तो उन सब में न्यूनतम और अधिकतम होने की हम बातचीत करेंगे। तो जो व्यंजन है वो न्यूनतम 8 से 10 हो सकते हैं, और अधिकतम जो होंगे वो 50 से 60 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें भाषा की जो ध्वनि व्यवस्था है हमने वो समझ ली, भाषा की प्रकृति क्या है वो हमने समझ ली, माननीकृत भाषा है उसको वो कौन सी भाषा होती है जो माननीकृत है, और जो बदलाव की जो प्रकृति है वो भी हो गई है, माननीकृत भाषा भी हो गई, भाषा की ध्वनि व्यवस्था भी हो गई है। ध्वनि व्यवस्था में मेनली जो आते हैं स्वर और व्यंजन आते हैं, और ये कितने अधिकतम कितने न्यूनतम हो सकते हैं, और हिंदी में कितने होते हैं वो हमने जान लिया, इंग्लिश के भी जान लेंगे एक बार। ठीक है, तो ये हम ध्वनि व्यवस्था भी हमने भाषा की थोड़ा समझने की कोशिश की है। अभी हम एक और पॉइंट ले लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं बच्चों के साथ बच्चे ये बच्चे वो, तो हम ये भाषा से संबंधित, तो हम ये कहेंगे भाषा से संबंधित ना बच्चों में हमेशा एक भाषा सीखने से संबंधित जन्मजात प्रवृत्ति होती है भाषा सीखने से संबंधित। तो एक पॉइंट हम ये लिख लेते हैं कि जो बच्चा है जन्मजात भाषाई क्षमता लेकर पैदा होता है। कोई ये पूछने लग जाए कौन से साल से, मतलब आपको बोलने लग जाए कि कौन से साल से बच्चे में क्षमता आती है कि 5 साल 6 साल और जन्मजात ऐसे करके, तो अपना एक ही बात है कि वो जन्मजात ही भाषाई क्षमता को लेकर पैदा होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि भौगोलिक स्तर पर तो हमने ये समझ ही लिया है कि 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे जो समूह होता है उसमें जो अंतर होता है भाषा में अंतर होता है। लेकिन ये अंतर जो होता है, ये जो 15 से 20 किलोमीटर के बीच में, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी वाला जो अंतर होता है, दूरी पर समूह की भाषा का जो अंतर है, अंतर होता है, ये तो हमें पता लग गया है। वो ये भी पूछ सकते हैं कितने किलोमीटर की दूरी पर अंतर आ जाता है, वो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से स्तर पर अंतर ज़्यादा आता है कौन से पे कम आता है। तो हमें सीधी सी एक ही बात है, हमने एक ही बात की है, वाक्य संरचना के आधार पर जो होता है इसमें अंतर जो होगा, इसका मैं पॉइंट बना रहा हूँ। एक तो होता है वाक्य संरचना, इसके आधार पर तो न्यूनतम होता है,
और ध्वनियों के स्तर पर अधिकतम होता है। तो इस बात को हम ये समझने की कोशिश करेंगे कौन से स्तर पर न्यूनतम होता है और कौन से स्तर पर सबसे अधिक होता है। तो एक और वर्ड आया था, मैंने जब इसको पढ़ रहा था, कि उपमा। उपमा के लिए पूछा था उसने कि उपमा क्या है। ठीक है, हालांकि हिंदी का टॉपिक है तो वो बात ठीक है, लेकिन इसको इसी भाषा के संबंध से, मतलब इस चैप्टर के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे। तो जो दो भिन्न वस्तुएं, अगर हम बात करें दो भिन्न वस्तुएं या व्यक्तियों के बीच में समान गुण धर्म के आधार पर समानता दिखाना, क्या कहलाता है उपमा? दो भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच, इन दोनों के, ये तो वस्तुओं की बात करें या व्यक्तियों की बात करें, दोनों के बीच समान गुण धर्म के आधार पर समानता दिखाना उपमा होता है, उपमा कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद एक और वर्ड है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो वर्ड आई मीन किस बारे में था। वो दूसरा वर्ड एक और भी था इसमें, जैसे हम वो था रूपक। रूपक क्या था? रूपक, उपमा हमने समझ लिया है कि दो भिन्न वस्तु और व्यक्तियों के बीच में जो समान गुण धर्म के आधार पर जो समानता दिखाना हो गया। लेकिन रूपक में क्या होगा? दो भिन्न वस्तु अथवा व्यक्तियों के बीच में भेद रहित संबंधों को दर्शाना। ठीक है, दो भिन्न भेद रहित संबंधों को दर्शाना रूपक कहलाता है। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाषा सीखने के दो मुख्य परिस्थितियां क्या होंगी, जिसमें बच्चा जो है भाषा सीखता है, जिस तरीके की जो होती है परिस्थितियां हैं। तो इसमें दो ही पॉइंट आते हैं इसमें चैप्टर के अकॉर्डिंग कि भाषा सीखने की दो मुख्य परिस्थितियां स्वाभाविक और औपचारिक होती है। भाषा सीखने की दो मुख्य परिस्थितियां क्या होती हैं? वो मुख्य परिस्थितियां क्या होती हैं? मुख्य परिस्थितियां होती है स्वाभाविक और औपचारिक। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जो मेन पॉइंट्स थे इस चैप्टर के वो हमने कवर कर लिए हैं। और अगर आप इसको लिखना चाहें तो मुश्किल से एक पेज का जो मैटर है, जो कि आपके फुल चैप्टर को, आपको जो मेन पॉइंट्स थे वो कवर कर लेगा। और अगर लास्ट ईयर के अगर क्वेश्चंस भी देखे जाएं, अगर 2019 वाला है, तो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आया तो वो इन्हीं में से कहीं ना कहीं से होगा, और जिससे कि हमें पूरी हेल्प मिलेगी। और ये चैप्टर आपको फिर बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको वैसे याद हो जाएगा ये सब कुछ। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे जो सेकंड चैप्टर है। कुल मिलाकर 10 हैं तो वो जल्दी हो जाएंगे, ऐसे कोई इशू नहीं है। बस आप इसको एक दो बार देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।